हेलो जी, यू मोस्ट वेलकम इन न्यू वंडरफुल सेशन माय बायोलॉजी क्लासेस। मैं आपका अपना धैर्य तिवारी एक बार फिर से तहे दिल से आप सभी का स्वागत करता हूं माय बायोलॉजी क्लासेस में। स्टूडेंट्स, आज हम आप सभी के डिमांड पर, आप सभी की ख्वाहिश पर कि सर क्लास 11 की बायोलॉजी को स्टार्ट क्यों नहीं किया जा रहा है, तो क्लास 11 की बायोलॉजी को हम आज स्टार्ट करने वाले हैं। क्लास 11 की बायोलॉजी को हम स्टार्ट कर रहे हैं और आज की बायोलॉजी में हम ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ेंगे। तो अगर आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ना है, क्योंकि ह्यूमन फिजियोलॉजी एक ऐसा टॉपिक है कि सभी के बस की बात नहीं होती, इसको समझ पाना, इसको जानना ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है और ये बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट और हार्ड एक टॉपिक है। तो यदि आप चाहते हैं कि ह्यूमन फिजियोलॉजी में मैं मास्टर हासिल कर लूँ, उसमें मैं ख्यातियाँ प्राप्त कर लूँ, तो इसका केवल एक अकेला ट्रिक है कि आप वीडियो को अंत तक देखिए विदाउट एनी, आप वीडियो को स्टॉप किए बिना छोड़े आप वीडियो को अंत तक देखिए। और यदि आप हमारे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा। तो स्टूडेंट्स, चलिए आज चलते हैं आज के टॉपिक पर। आज हमारा टॉपिक है क्लास 11 बायोलॉजी, और उस बायोलॉजी में हम आज स्टार्ट कर रहे हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी, मनुष्य का कार्य की फिजियोलॉजी। यहाँ पे जो वर्ड आप देख रहे हैं हमारे बोर्ड पे, स्क्रीन बोर्ड पे, ह्यूमन फिजियोलॉजी, ह्यूमन से समझ रहे हैं कि मनुष्य यानी हम जीवधारी, और फिजियोलॉजी, तो फिजियोलॉजी का मतलब होता है कि स्टडी ऑफ इंटरनल ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी अथवा स्टडी ऑफ इंटरनल सिस्टम ऑफ आवर बॉडी। तो जहाँ भी आपको वर्ड मिले फिजियोलॉजी अथवा वर्ड मिले एनाटॉमी, तो आप ये क्लियर हो जाइएगा कि इसके अंतर्गत हम हमारे बॉडी के या फिर किसी भी लिविंग बीइंग ऑर्गन्स के बॉडी के इंटरनल ऑर्गन का स्टडी करेंगे, इंटरनल सिस्टम का स्टडी करेंगे। और यदि बोलता है मॉर्फोलॉजी, तो आउटर स्ट्रक्चर का, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर का हम उसमें स्टडी करते हैं। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी, मनुष्य का कार्य की, कि मनुष्य के अंदर कौन कौन से सिस्टम होते हैं, कौन कौन से वर्क होते हैं, उसका हम स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, आपका सबसे पहला टॉपिक, आपका सबसे पहला चैप्टर जो कि ह्यूमन फिजियोलॉजी में है, वो क्या है? डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, पाचन और अवशोषण, कि कैसे हम भोजन को खाते हैं, खाने के बाद फिर उसका डाइजेशन कैसे होता है और फिर एब्जॉर्प्शन वो कैसे होता है, कैसे वो एक्सक्रीट होता है। ये आपका सबसे पहला टॉपिक है और आपके चैप्टर का नाम भी यही है कि डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, कि भोजन को हम कैसे खाते हैं, पचाते हैं और एब्जॉर्ब करते हैं। तो यदि आपको डाइजेशन पढ़ना है, एब्जॉर्प्शन पढ़ना है या फिर ह्यूमन फिजियोलॉजी पूरी पढ़नी है, तो उसको जानने से पहले, उसको पढ़ने से पहले आपको एक टॉपिक क्लियर करना होगा, और वो टॉपिक है आपका क्या? लाइफ प्रोसेस। दिस टॉपिक, लाइफ प्रोसेस, ये एक ऐसा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एक ऐसा इसकी टॉपिक है कि यदि आप लाइफ प्रोसेस के बारे में नहीं जान रहे हैं, जीवन के बारे में नहीं जान रहे हैं, तो जैव प्रक्रम को आप, लाइफ प्रोसेस, इस जैव प्रक्रम को, इस फिजियोलॉजी को आप समझना बस की बात नहीं है। क्योंकि स्टूडेंट्स, ये जो फिजियोलॉजी हो रही है, ये एक मनुष्य के अंदर हो रही है, एक जीवित के अंदर हो रही है, एक लिविंग बीइंग के अंतर्गत हो रही है। तो आखिर वो लिविंग बीइंग है कौन? लिविंग बीइंग होता क्या है ये लाइफ, और उस लिविंग बीइंग के अंदर वो जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है, तब उसके बाद तो समझेंगे ना भाई कि आखिर फिजियोलॉजी क्या है, हमारा डाइजेशन क्या है। तो डाइजेशन जानने के लिए, पाचन जानने के लिए हमें सबसे पहले जानना होगा कि लाइफ प्रोसेस क्या होता है हमारा, कैसे क्या चीज सिस्टम है। तो आइए सबसे पहले समझते हैं हम लाइफ प्रोसेस। व्हाट इज लाइफ प्रोसेस? ओके, सो वर्ड से ही क्लियर है, लाइफ यानी जीवन और प्रोसेस, लाइफ यानी जैव और प्रोसेस मीन्स सिस्टम। तो वर्ड को यदि आपने गहराई से देख लिया, हमने बताया कि कोई भी चीज़ आपको डिफिकल्ट लग रही है तो उसको दो भाग में डिवाइड कर दीजिए, तो आधा आधा, ऑटोमेटिकली आपका आंसर बन जाएगा। तो यहाँ पे दो वर्ड है, एक लाइफ है और एक प्रोसेस है, एक लाइफ है और एक प्रोसेस है। तो लाइफ का मतलब जीवन और प्रोसेस का मतलब क्या है? कोई वर्क, कोई कार्य। तो कहने का हमारा मीनिंग ये है कि एक लिविंग बीइंग, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो एनिमल है, चाहे वो प्लांट, हमने अभी आपको संख्याएं बताई, उनमें से कोई भी XYZ, चाहे वो टेरेस्ट्रियल है, चाहे वो एरियल है, चाहे वो एक्वेटिक है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने पूरे लाइफ में, जब से वो बॉर्न करता है और बॉर्न करने के बाद डेथ होने तक, जितनी भी प्रक्रियाएं, जितने भी सिस्टम्स, जितने भी वर्क वो करता है, वो क्या कहलाता है? उसका लाइफ प्रोसेस कहलाता है, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम कहते हैं।
तो समझते हैं क्या दिया है यहाँ पे थ्योरेटिकल आपको लाइफ प्रोसेस। क्या बता रहा है इस लाइफ प्रोसेस में कि द प्रोसेस ऑफ ऑल लिविंग बीइंग, द प्रोसेस ऑफ ऑल लिविंग बीइंग इन इफ डाइजेशन, ग्रोथ, रिस्पायरेशन, मोशन etc इज कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं लाइफ प्रोसेस की। द प्रोसेस ऑफ ऑल लिविंग बीइंग, हमने बताया कि एक जो जीवधारी होता है, हम जीवधारी की पहचान कैसे करेंगे। इंट्रोडक्शन की वीडियो हमने आपको बता दिया था, प्रीवियस वीडियो इंट्रोडक्शन क्लास, तो उसमें हमने बताया था कि लिविंग बीइंग की हम पहचान कैसे करेंगे। लिविंग मतलब क्या है, लिविंग मतलब कि जो जिंदा है, ऐसा समझिए कि जो जिंदा है उसे हम लिविंग बीइंग कहते हैं। तो लिविंग बीइंग का मेजर कैरेक्टर क्या है कि द मेजर कैरेक्टर ऑफ लिविंग बीइंग, फर्स्ट ही ग्रोथ। जितने भी लिविंग बीइंग होते हैं वो क्या करते हैं, ग्रोथ करते हैं, वृद्धि करते हैं, बढ़ते हैं। अब क्या ये मार्कर भी वृद्धि कर सकता है, नहीं कर सकता, कि बिकॉज इट इज अ नॉन लिविंग मटेरियल, ओके, बट वी आर लिविंग मटेरियल, ओके, लिविंग बीइंग्स। तो जितने भी लिविंग बीइंग्स होते हैं हमने बताया कि वो ग्रोथ करता है, हमने बताया कि वो रिस्पायरेशन करता है, हमने बताया कि वो डाइजेशन करता है, हमने बताया कि वो एब्जॉर्प्शन करता है, हमने बताया कि वो मोशन करता है। तो ये सभी क्रियाएं जिस मटेरियल के अंदर, जिस लिविंग बीइंग, जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर आता है, उसे हम वेरीफाई कर देते हैं कि अब ये जिंदा है। और जिसके अंदर ये सब नहीं है तो उसको हम कहते हैं कि ये क्या है, डेड है या फिर नॉन लिविंग बीइंग है, ओके। तो ये सभी प्रक्रियाएं क्या बता रहा है कि दिस द प्रोसेस ऑफ ऑल लिविंग बीइंग, इफ चाहे वो डाइजेशन है, वो पाचन है, चाहे वो ग्रोथ है, वो वृद्धि है, चाहे वो रिस्पायरेशन है, चाहे वो मोशन है, इट इज कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। ये समस्त प्रक्रियाएं जितनी भी वो अपने लाइफ के दौरान, अपने जीवन के दौरान जीता है जितने दिन तक, उसके दौरान वो जितनी प्रक्रिया करता है वो सभी क्या कहलाता है, आपका लाइफ प्रोसेस कहलाता है। आगे समझते हैं। नोट्स में यहाँ पे बताया गया लाइफ प्रोसेस हमने जान लिया, क्लियर हो गया कि लाइफ प्रोसेस क्या है। हम जितना जिंदगी जी रहे हैं उस जिंदगी के दौरान हमारे अंदर जो जो भी क्रियाएं हो रही हैं, हम जो जो प्रक्रिया कर रहे हैं वो क्या है, लाइफ प्रोसेस है। तो अब समझते हैं कि आखिर यहाँ पर नोट्स में क्या दिया है। तो लिसन केयरफुली, यहाँ पे नोट्स में दिया है कि मेंटेनेंस एंड बॉर्न चाइल्ड लाइक देम, और दूसरा बताया है कि दिस ऑल वर्क्स मेंटेनेंस कॉल्ड बायोकेमिकल रिएक्शन। समझिएगा, मेंटेनेंस एंड बॉर्न चाइल्ड लाइक देम, यहाँ पे इसका मतलब ये है कि एक लिविंग बीइंग हमने बताया कि अपने लाइफ में जो जो भी वर्क करता है वो क्या है, उसका लाइफ प्रोसेस है। तो जब वो इतनी सारी लाइफ प्रोसेस करता है और लाइफ प्रोसेस के दौरान वो आसानी से एकदम हिष्ट पुष्ट रहकर, व्यवस्थित रहकर वो सारी क्रियाएं करता है, तो जब वो दुरुस्त रहता है, वो पूर्ण रूप से ग्रोथ कर लेता है, पूर्ण रूप से डाइजेशन कर लेता है, तो इसके बाद उसके अंदर क्या होते हैं, पावर्स आ जाते हैं, उसके अंदर क्या होते हैं, मेजॉरिटी आ जाती है, जिसकी वजह से वो क्या करता है, मेंटेनेंस करता है। हाँ, अपनी बॉडी की हर चीज़ों का मेंटेनेंस करता है, अनुरक्षण करता है अपने हर एक ऑर्गन्स का। और उसके बाद फिर मेजर कैरेक्टर कि वो बॉर्न चाइल्ड लाइक देम, हमने बताया कि एक लिविंग बीइंग का मेजर सबसे मुख्य कैरेक्टर यही है कि उसके अंदर अपने जैसे संतान को उत्पन्न करने की क्षमता होती है। हाँ, ही बॉर्न चाइल्ड लाइक देम, यानी कैट से कैट ही होगा, डॉग से डॉग ही होगा, ह्यूमन से ह्यूमन ही होगा, ये तय है। तो ये लिविंग बीइंग का एक मेजर कैरेक्टर है। तो जब एक लिविंग बीइंग में, ये देखिए आम बात है कि जब किसी लिविंग बीइंग में उसका लाइफ प्रोसेस अच्छी तरीके से होगा, तो जब लाइफ प्रोसेस अच्छी तरीके से होगा तो उसकी मदद से वो क्या करेगा, अपने बॉडी का अनुरक्षण करेगा, उसका मेंटेनेंस करेगा, और उसके साथ साथ वो लाइक देम चाइल्ड्स को बोर्न करेगा, पैदा करेगा बच्चों को, अपने लाइक, अपने जैसे बच्चों को वो क्या करता है, पैदा करता है, तो जन्म देता है। तो ये क्या है, एक फर्स्ट टॉपिक है। और दूसरी बात, फिर ये जितने भी वर्क करता है, कितने कह रहे हैं कि लाइफ प्रोसेस में वो जितने वर्क करता है, डाइजेशन करता है, एब्जॉर्प्शन करता है, हाँ, ग्रोथ करता है, रिस्पायरेशन करता है, उसके बाद फिर एसिमिलेशन करता है, जितनी भी वो प्रक्रियाएं करता है अपने लाइफ प्रोसेस के दौरान वो, और उसके बाद फिर जो ये मेंटेनेंस करता है, अपने जो ऑर्गन्स हैं उसका क्या करता है, अनुरक्षण करता है, उनको देखभाल करता है, उनको बराबर बनाए रखता है। तो इन सभी ऑर्गन्स का जो ये सारी प्रक्रियाएं होती हैं, ये प्रक्रियाएं क्या कहलाती है, बायोकेमिकल रिएक्शन कहलाती हैं। ये सभी प्रक्रियाएं जो उनके शरीर में होती है, हमने क्या बताया कि एक मनुष्य के शरीर में उसके पूरे जीवन काल के दौरान जितनी भी प्रक्रियाएं होती हैं वो जैव प्रक्रिया कहलाती है। और ये जैव प्रक्रिया क्या होती है, कैसी प्रक्रिया होती है, एक जैव रासायनिक प्रक्रिया होती है।
बायोकेमिकल रिएक्शन होता है कि एक लिविंग बीइंग अपने पूरे लाइफ में जितने भी वो वर्क करता है वो सारे वर्क लाइफ प्रोसेस चलाते हैं, और ये लाइफ प्रोसेस के दौरान वो जो वर्क करता है वो कैसा वर्क है, बायोकेमिकल रिएक्शन होता है। ये बात क्लियर हो गई कि वो जो मेंटेनेंस करता है, जो वर्क करता है, डाइजेशन करता है, एब्जॉर्प्शन करता है, ये सारे वर्क हमारे कैसे वर्क हैं, बायोकेमिकल रिएक्शन हैं, जैव रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। तो अब ये समझना जरूरी है कि आखिर जैव रासायनिक अभिक्रियाएं होती क्या हैं, बायोकेमिकल रिएक्शन होता क्या है। तो आइए अब समझते हैं कि आखिर व्हाट इज अ बायोकेमिकल रिएक्शन। हाँ, सो स्टूडेंट्स लिसन केयरफुली कि द बायोकेमिकल रिएक्शन in our whole life, the living being which do the all work, if that digestion, if that absorption, if that assimilation and maintenance their body, this whole process is called this whole process is called life process, and the life process is the one type of biochemical reaction. And here the biochemical reaction on the basis of their work structure functions टू टाइप्स। यहाँ पे जो हमारा अब हमने ये जान लिया कि बायोकेमिकल रिएक्शन क्या है, वो जीवन काल के दौरान जो प्रक्रियाएं करता है वो प्रक्रिया एक बायोकेमिकल रिएक्शन के दौरान होती है। जीव और रासायनिक क्रिया के दौरान एक प्रक्रिया होती है जिसमें रासायन भाग लेता है और जीव का ऑर्गन भाग लेता है। जैव रासायनिक क्रिया मतलब उसमें जीव का ऑर्गन भाग लेगा और क्या लेगा, रासायन कुछ भाग लेगी, वो जैव रासायनिक अभिक्रिया बायोकेमिकल रिएक्शन। उसमें बायो कोई ऑर्गन पार्ट लेता है और उसमें कोई केमिकल पार्ट लेता है, वो क्या है, बायोकेमिकल रिएक्शन है। तो अब ये समझते हैं कि आखिर बायोकेमिकल रिएक्शन कितने प्रकार के होते हैं। सो स्टूडेंट्स हियर टू टाइप्स ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन। यहाँ पे जो हमारा बायोकेमिकल रिएक्शन है वो कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। तो आइए देखते हैं कि कितने प्रकार के हमारे बायोकेमिकल रिएक्शन है, उसका क्या क्या पार्ट है। सो लिसन बी केयरफुली। हमने बताया कि जो बायोकेमिकल रिएक्शन होता है वो कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एनाबॉलिक रिएक्शन, कैटाबॉलिक रिएक्शन एंड एनाबॉलिक रिएक्शन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं अपचयी क्रिया और उपचयी क्रिया। एनाबॉलिक मतलब अपचयी क्रिया और कैटाबॉलिक मतलब उपचयी क्रिया। तो जो ये बायोकेमिकल रिएक्शन है, द बायोकेमिकल रिएक्शन इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। फर्स्ट इज कैटाबॉलिक रिएक्शन एंड सेकंड इज एनाबॉलिक रिएक्शन। तो अब ये समझते हैं कि आखिर कैटाबॉलिक रिएक्शन क्या होता है और एनाबॉलिक रिएक्शन क्या होता है। तो आवर फर्स्ट टॉपिक इज कैटाबॉलिक रिएक्शन। तो आइए समझते हैं कि कैटाबॉलिक रिएक्शन में होता क्या है। देखिए, जो कैटाबॉलिक रिएक्शन हमारा होता है उस कैटाबॉलिक रिएक्शन में होता क्या है कि जो हम फूड खाते हैं, ठीक, इन कैटाबॉलिक रिएक्शन वी ईट द कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल। ओके, इन कैटाबॉलिक रिएक्शन वी ईट कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल। हम क्या करते हैं, ईट करते हैं। इन कैटाबॉलिक रिएक्शन में हम क्या करते हैं कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल भी इसको हम क्या कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, जटिल कार्बनिक अणुओं को हम क्या कहते हैं, ग्रहण करते हैं। कैटाबॉलिक रिएक्शन में जो होता है, जितनी कैटाबॉलिक रिएक्शन होता है इसमें जो जटिल और कार्बनिक जो अणु होते हैं, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, यहाँ पे सिंपल मॉलिक्यूल में क्या होते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं। ओके, तो क्या बताया कैटाबॉलिक रिएक्शन कि जितने भी इन दिस प्रोसेस और इन दिस मैकेनिज्म, कैटाबॉलिक रिएक्शन को हम डिफाइन कैसे करेंगे, हाउ टू डिफाइन द कैटाबॉलिक रिएक्शन, कैटाबॉलिक बायोकेमिकल रिएक्शन। सो इन दिस प्रोसेस द complex organic molecule is divided into, is break down into simple molecules. This whole phenomena is called catabolic reaction. In this process the mechanism the complex organic molecule is break down into simple molecules. Is whole phenomena is called catabolic reaction. यानी इसमें क्या होता है कि जटिल कार्बनिक अणु सरल कार्बनिक अणुओं में टूट जाते हैं। जो भी कैटाबॉलिक रिएक्शन होता है, जैसे समझाते हैं आपको, तो कैटाबॉलिक रिएक्शन जो होता है उसमें जो जटिल हम
खाते पीते हैं वो सिंपल में टूटकर अलग हो जाता है। अब इसका एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल भी जान लेते हैं कि आखिर इसका कैटाबॉलिक रिएक्शन का एग्जाम्पल क्या है। तो इसका एग्जाम्पल होता है बाबू डाइजेशन एंड रिस्पायरेशन। ये दो इसके एग्जाम्पल हैं। पहला आपका डाइजेशन है और दूसरा क्या है, रिस्पायरेशन, पाचन और श्वसन। इट इज अ 2 एग्जाम्पल ऑफ कैटाबॉलिक रिएक्शन। अब आपको क्लियर कर देते हैं कि कैटाबॉलिक रिएक्शन हमने बोला कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल जो है वो सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में क्या होता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। कैसे होता है ये समझिए। डाइजेशन की हम बात कर रहे हैं, पाचन की बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स। देखिए पाचन होता क्या है, जैसे पाचन क्या होता है कि हम खाने जो खाते हैं वो हमारा पचता है। तो हम फूड मटेरियल हम ईट कर रहे हैं वो क्या है, कॉम्प्लेक्स नेचर का है। अब कॉम्प्लेक्स कैसे नेचर का है वो भी मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ कि हमारा फूड मटेरियल जो हम खा रहे हैं वो कॉम्प्लेक्स नेचर का कैसे हुआ। तो समझिए, देखिए जो हमारा फूड है उसमें हमने क्या खाया, उसमें हमारा चपाती है, उसमें हमारा पल्स है, उसमें हमारा राइस है, उसमें हमारा वेजिटेबल्स है, हाँ, और उसके बाद घी वगैरह भी है उसमें। तो मतलब क्या क्या खा रहे हैं हम, विटामिन खा रहे हैं, प्रोटीन खा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, फैट खा रहे हैं, हाँ, स्टार्च खा रहे हैं, मतलब एक्सेट्रा ढेर सारे मटेरियल्स को हम खा रहे हैं एक में मिलाकर। तो जब ढेर सारे इतने मटेरियल एक साथ मिल गए बाबू तो वो क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया। अलग अलग था तो मान लेते चलो सिंपल है, लेकिन विटामिन भी खाए, कैल्शियम भी है, प्रोटीन भी है, फैट भी है, कार्बोहाइड्रेट भी है, सारी चीज़ों को हम एक में मिलाकर एक निवाला बनाकर खाते हैं। तो वो कैसे नेचर का है, कॉम्प्लेक्स इन नेचर का है, ठीक। और जब हम उसको च्विंग करते हैं तो तोड़ते हैं, तोड़ने के बाद फिर वो क्या होता है, डाइजेस्ट होता है। आपको पता होगा कि हाई स्कूल में आप पढ़ चुके हैं कि जो डाइजेशन होता है वो 2 प्रोसेस में होता है। क्या होता है, एक होता है कि केमिकल डाइजेशन होता है, एक फिजिकल डाइजेशन होता है। और उसके बाद फिर हमने आपको बताया है, फिर आप हाई स्कूल में पढ़े भी होंगे कि डाइजेशन को अगर डिफाइन करना होता है तो हम कहते हैं कि द कॉम्प्लेक्स एंड इनसॉल्युबल मटेरियल्स को सिंपल और सॉल्युबल मटेरियल में एक्सचेंज करने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, डाइजेशन कहते हैं। ये डाइजेशन का डेफिनेशन है कि जटिल एवं अघुलनशील पदार्थों को सरल एवं घुलनशील पदार्थों में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को ही पाचन कहते हैं। तो अब यहाँ पे जो पाचन वो कैसी प्रक्रिया है, कैटाबॉलिक रिएक्शन है। जो डाइजेशन है, इट इज डाइजेशन इज द वन टाइप ऑफ कैटाबॉलिक रिएक्शन। व्हाई, बिकॉज वी फर्स्ट ईट द फूड मटेरियल, then it is a complex in nature because in the food material vitamin, calcium, protein, fibrous, carbohydrate, etc., these are present in the food material. So this is a complex in nature, and when we eat out mouth and digest it, then it is divided into simple part. So by this whole phenomena it's called the digestion, called catabolism reaction. तो अब क्लियर हो गया कि कैटाबॉलिक रिएक्शन क्या है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल को सिंपल मॉलिक्यूल्स में तोड़ने की प्रक्रिया ही क्या है, कैटाबॉलिक रिएक्शन है। ये होता है आपका कैटाबॉलिक रिएक्शन, जो कि आपके बायोकेमिकल रिएक्शन का सबसे पहला पार्ट है। अब ये समझते हैं कि हमारा एनाबॉलिक रिएक्शन क्या होता है, ठीक है। हम ये समझते हैं कि एनाबॉलिक रिएक्शन क्या होता है। तो एनाबॉलिक रिएक्शन जो होता है इसमें कैटाबॉलिक्स का ठीक अपोजिट होता है। एनाबॉलिक्स में कुछ नहीं करना है। कैटाबॉलिक्स में आपने बताया कि कॉम्प्लेक्स सिंपल में टूटता है, तो एनाबॉलिक्स क्या होगा, जस्ट इसका एंटागोनिस्टिक होगा। एंटागोनिस्टिक क्या होगा इसमें, कि इसमें क्या होता है, सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल कॉम्प्लेक्स बनता है। कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, एक्सचेंज हो जाता है, ठीक है। क्या होता है, सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल क्या होते हैं, वो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स में एक्सचेंज हो जाते हैं। जैसा कि आपका एग्जांपल आप जान लीजिए, आप एक एग्जांपल भी कुछ देख लीजिए। जैसे कि आपका एग्जांपल है क्या, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस ये आपका क्या है, एनाबॉलिक रिएक्शन है। हमने कैटाबॉलिक रिएक्शन बताया कि कॉम्प्लेक्स और ऑर्गेनिक मटेरियल आपका सिंपल में टूटेगा, और एनाबॉलिक हमने बताया कि उसका जस्ट एंटागोनिस्टिक कर दीजिए, अपोजिट कर दीजिए, बिलोंग कर दीजिए। तो उसमें आप क्या बताएंगे कि इन दिस प्रोसेस, इन दिस मैकेनिज्म, द सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल इज कन्वर्ट इनटू कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। दिस होल फिनोमेना इज कॉल्ड, और दिस होल रिएक्शन इज कॉल्ड एनाबॉलिज्म रिएक्शन, और दिस टाइप ऑफ रिएक्शन कॉल्ड एनाबॉलिक रिएक्शन। इन विच रिएक्शन, कैसे कहेंगे, फिर सुन लीजिए फर्स्ट एंड लास्ट। इन विच रिएक्शन the simple organic material
in which reaction the simple organic material is converted into complex molecule. This whole phenomena or this whole reaction is called anabolism reaction, and the example of anabolic reaction, photosynthesis. Why photosynthesis is the anabolic reaction, and why we call in photosynthesis simple organic molecule is converted into complex molecule? Because student, in the photosynthesis system the plant done the photosynthesis system because the plant is autotrophic in nature. तो उसमें होता क्या है कि फर्स्ट फोटोसिंथेसिस सिस्टम क्या है कि सूर्य से सूर्य की ऊर्जा लेकर, हाँ, जल से जड़, जमीन से खनिज लवण लेकर, हाँ, और जल को लेकर वो क्या करते हैं, भोजन का फॉर्मेशन करते हैं। तो जब सूर्य की सूर्य से ऊर्जा सन से लाइट को ट्रैप कर रहे हैं वो, ठीक है, सन से लाइट को ट्रैप कर रहे हैं, तो सन की लाइट क्या है, एक सिंपल एनर्जी है। उसके बाद फिर अर्थ से वो क्या ले रहे हैं, वाटर ले रहे हैं, हाँ, उसके बाद फिर मिनरल साल्ट ले रहे हैं, तो वो भी सभी क्या है, सिंपल है। और उसके बाद फिर सब कंबाइंड करके वो क्या कर रहा है, फूड बना रहा है, ग्लूकोज बना दे रहा है, हाँ, अपने फूड मटेरियल को बना, जो भी बना रहा है फूड मटेरियल बना दे रहा है, रॉ मटेरियल से वो फूड मटेरियल बना दे रहा है पका हुआ, तो वो क्या है, कॉम्प्लेक्स इन नेचर है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो एनाबॉलिक रिएक्शन होता है वो कैटाबॉलिक के जस्ट एंटागोनिस्टिक होता है। इसमें होता क्या है कि सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हमारे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल में रिमूव हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। ये हमारा क्या है, एनाबॉलिक रिएक्शन। ओके, एंड द एग्जांपल ऑफ एनाबॉलिक रिएक्शन, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण, ठीक, किसमें होता है, प्लांट्स में होता है, बिकॉज प्लांट इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक इन नेचर। ओके, सो ये क्या रहा आपका बायोकेमिकल रिएक्शन। हमने ये जाना कि आखिर बायोकेमिकल रिएक्शन होता क्या है। तो अब जब ये क्लियर हो गया कि लाइफ प्रोसेस क्या होता है, बायोकेमिकल रिएक्शन क्या होता है, कैटाबॉलिक रिएक्शन क्या होता है, एनाबॉलिक रिएक्शन क्या होता है, तो अब हम स्टार्ट करेंगे क्या, फिजियोलॉजी नहीं, न्यूट्रिशन। जब हमने ये जान लिया कि लाइफ प्रोसेस क्या होता है, उस लाइफ प्रोसेस के दौरान कितनी प्रक्रियाएं होती हैं, वो प्रक्रियाएं कैसी प्रक्रियाएं होती हैं, कितनी प्रकार की प्रक्रिया होती हैं, ये सारी चीज़ें हमने जान ली। तो अब हम जानेंगे कि आखिर न्यूट्रिशन क्या होता है। बिकॉज जैसे कि हमने बताया कि लाइफ प्रोसेस जरूरी है, उसी प्रकार डाइजेशन को जानने से पहले हमको न्यूट्रिशन भी जानना जरूरी है। क्यों? क्योंकि हम जब डाइजेशन करते हैं उसमें फूड मटेरियल खाते हैं, तो वो फूड मटेरियल क्या है, हमारे न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिएंट मटेरियल है। ओके, हमारा पोषण है, हमारे पोषक तत्व हैं, पोषक हैं, ठीक। तो डाइजेशन को जानने से पहले हमको अब न्यूट्रिशन समझना होगा। तो आइए समझते हैं कि आखिर न्यूट्रिशन होता क्या है। ओके, तो अब हम जानेंगे कि आखिर न्यूट्रिशन क्या होता है। जब हमने ये सभी चीज़ें जान ली तो अब हमको ये जानना है कि व्हाट इज न्यूट्रिशन। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने बताया पहले कि जैसे कि डाइजेशन आपको जानना है, तो डाइजेशन जानने से पहले हमको ये जानना होगा कि न्यूट्रिशन क्या होता है। बिकॉज डाइजेशन में भोजन का पाचन होता है, तो हम भोजन कौन सा खा रहे हैं, वो क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट होते हैं। तो हमने पहले ही क्लियर कर दिया कि व्हाट इज न्यूट्रिशन। अब केवल हमको एक फैकल्टी पूरा करनी है कि व्हाट इज न्यूट्रिशन। तो यहाँ पे आपको लिख के बताया जा रहा है कि टेकिंग फूड और न्यूट्रिएंट मटेरियल, दिस आर प्रोसेस इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। ओके, टेकिंग फूड मतलब कि अब यहाँ पे क्लियर कर दिया, यहाँ पे इस टॉपिक को यहाँ पे लिखकर इसने क्लियर कर दिया कि जो हम खाते हैं वही हमारा क्या है, पोषण है। देखिए सिंपल तरीके से, ज़्यादा की ज़्यादा भाषा में नहीं घुसना है, एक सिंपल तरीके से जो हमारा माइंड करता है उस वही डिफिनीशन बना देने का, ठीक। तो क्या ट्रिक आया कि जो भी हम कुछ खाते हैं वो क्या है, हमारा न्यूट्रिएंट, वो हमारा क्या है, न्यूट्रिशन है, ठीक। तो क्या यहाँ पे लिख रहा है कि टेकिंग फूड और न्यूट्रिएंट मटेरियल, भोजन को खाना या फिर पोषक तत्वों को खाना, बात एक ही है, चाहे भोजन खाएं चाहे पोषक तत्वों को खाएं। तो चाहे हम भोजन को खा रहे हैं, भोजन को खाना और पोषक तत्वों को खाना, दिस ऑल प्रोसेस इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। ये सभी प्रक्रियाएं क्या कहलाती है, न्यूट्रिशन कहलाती हैं। भोज्य पदार्थों को ग्रहण करना अथवा पोषक तत्वों को ग्रहण करने की इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन कहते हैं। और न्यूट्रिशन हमारे बॉडी के लिए क्यों जरूरी है, क्योंकि देखिए स्टूडेंट्स, यदि हमारे अंदर न्यूट्रिशन नहीं होगा, हमारे अंदर पोषण नहीं होगा, तो हमारी बॉडी कुपोषण की शिकार हो जाएगी, तरह तरह की बीमारियां उसमें होने लगेगी। तो वाई न्यूट्रिशन इज इम्पॉर्टेंट, सो द न्यूट्रिशन इज इम्पॉर्टेंट फॉर गिविंग एनर्जी ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए न्यूट्रिशन जरूरी है। यदि हम खाएंगे नहीं तो हमारी बॉडी में एनर्जी नहीं आएगी और हम कोई प्रोसेस नहीं कर पाएंगे। उसके बाद फिर न्यूट्रिशन क्यों जरूरी है, न्यूट्रिशन जरूरी है हमारे बॉडी का
मरम्मत करने के लिए। जहाँ कोई टूटी फूटी ऑर्गन है तो वहाँ पे जब न्यूट्रिशन ही नहीं रहेगा तो उसका मरम्मत कैसे होगा। हाँ, उसके बाद फिर न्यूट्रिशन जरूरी है हमारे ग्रोथ के लिए, न्यूट्रिशन जरूरी है हमारे सारी बायोकेमिकल्स रिएक्शन के लिए, चाहे वो कैटाबॉलिक है चाहे वो एनाबॉलिक है। न्यूट्रिशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, न्यूट्रिशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म, ठीक है, हमारे सारी प्रक्रियाओं के लिए। कोई कहते हैं कि सर, हाँ कमेंट आता है कि सर न्यूट्रिशन क्यों जरूरी है हमारे लिए, तो श्वास लेना जरूरी है हमारे लिए, रिस्पायरेशन जरूरी है। लेकिन नहीं, हमारे लिए श्वास लेने से भी ज़्यादा, रिस्पायरेशन से भी ज़्यादा जरूरी क्या है, हमारा न्यूट्रिशन। बिकॉज जब हमारा न्यूट्रिशन ही नहीं सही रहेगा तो क्या हमारा श्वास लेने वाले अंग सही रहेंगे? नहीं, वो सही से कार्य नहीं करेंगे। तो यदि हमारे हर एक सिस्टम को बराबर चलाना है, हर एक चीज़ को हमें तरोताज़ा रखना है, हमें रिफ्रेश रखना है, तो क्या है जरूरी कि हमको न्यूट्रिशन, हमें पोषण बराबर लेना है। इसीलिए हमें पोषण पे अपने ध्यान देना होगा, नहीं तो फिर हम क्या होंगे, कुपोषण के शिकार हो जाएंगे। तो अब जब हमने ये जान लिया कि न्यूट्रिशन क्या है, तो अब ये जानते हैं कि आखिर न्यूट्रिशन के कौन कौन से स्रोत होते हैं। हाँ, ये भी जानना जरूरी है कि आखिर न्यूट्रिशन के स्रोत क्या है। तो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज सोर्सेस ऑफ न्यूट्रिशन। हाउ मेनी सोर्सेस ऑफ न्यूट्रिशन, इट इज आवर नेक्स्ट टॉपिक। कितने न्यूट्रिशन के हमारे स्रोत हैं। अब हमने बता दें कि जो हम खाते हैं, हम जो भी खाते हैं, जितनी चीज़ें खाते हैं, जितनी चीज़ें पीते हैं, सभी न्यूट्रिशन हैं, ठीक है, वो सभी क्या होते हैं, न्यूट्रिशन होते हैं। तो क्या क्या खा रहे हैं हम, अभी आपको गिनाया हमने। हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, हम फैट खाते हैं, हम विटामिन खाते हैं, हम प्रोटीन खाते हैं, हाँ, हम मिनरल्स खाते हैं, साल्ट खाते हैं, एक्सेट्रा। जितनी भी चीज़ें हम खाते हैं वो क्या है, हमारा न्यूट्रिशन है और सोर्सेस ऑफ न्यूट्रिशन है। तो यहाँ पे लिखा भी है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, मिनरल, साल्ट, विटामिन, फैट, दिस ऑल इज द सोर्सेस ऑफ न्यूट्रिशन। इन सभी को क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन का स्रोत कहते हैं, पोषण का स्रोत कहते हैं। तो आइए अब हम एक एक स्रोत के बारे में विधिवत रूप से अध्ययन करेंगे, ब्रीफली स्टडी करेंगे। हमको भागना नहीं है, हमको हर एक चीज़ को ब्रीफली अंत तक, रूट तक जाकर सीखना है कि आखिर न्यूट्रिशन में कौन कौन सी प्रक्रियाएं हो रही हैं और क्या क्या वो प्रक्रिया है। हमने जान लिया कि न्यूट्रिशन के स्रोत कितने हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, लिपिड, हाँ, उसके बाद फिर आपका विटामिन है, फैट है, साल्ट है, मिनरल है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, दिस एक्सेट्रा एक्सेट्रा, दिस ऑल थिंग्स इज कॉल्ड सोर्सेस ऑफ आवर न्यूट्रिशन। तो अब इन एक एक स्रोतों को हम पढ़ेंगे कि ये क्या होते हैं और इनकी आवश्यकता क्या होती है। तो आइए इन सभी चीज़ों को हम एक बार देख लेते हैं। एक बात ध्यान दीजिएगा, जो हमने अभी यहाँ पे पढ़ा न्यूट्रिशन, ओके, एक बात आपका बहुत जरूरी यहाँ पे टॉपिक है कि यहाँ पे हमने जो न्यूट्रिशन पढ़ा, ठीक, ये जो टर्म आपने न्यूट्रिशन पढ़ रहे हैं, दिस टर्म न्यूट्रिशन इज टेकन फ्रॉम दी न्यूट्रिएंट, ओके। जो ये न्यूट्रिशन टर्म है ये क्या बोल रहा है कि इट इज टेकन फ्रॉम, इससे लिया गया है, न्यूट्रिएंट से लिया गया है आपकी, NUTRIENT, हर एक स्पेलिंग जुबान की होनी चाहिए, तभी बायोलॉजी पढ़ना सफल होगा, ठीक। तो जो यहाँ पे ये टर्म न्यूट्रिशन है, ये न्यूट्रिशन टर्म किससे लिया गया है, न्यूट्रिएंट से लिया गया है, ठीक। न्यूट्रिएंट मतलब पोषक तत्व, ठीक, क्योंकि जब पोषक तत्व ही नहीं रहेंगे तो पोषक क्या बनेगा, नहीं बनेगा। तो न्यूट्रिएंट इज द टर्म न्यूट्रिशन इज टेकन फ्रॉम न्यूट्रिएंट। ये जो टर्म हमारा न्यूट्रिशन है वो किससे मिलकर बना हुआ है, किससे बना है, न्यूट्रिएंट से बना है। तो हमने कहा कि कुछ हम पोषक तत्वों के बारे में जान ले, जैसे कि आपने सबसे पहला बोला कि कार्बोहाइड्रेट, ठीक। तो आइए थोड़ा सा जान लेते हैं कि कार्बोहाइड्रेट में क्या क्या चीजें होती हैं। ठीक, अब यहाँ पे इस वर्ड से ही क्लियर हो जा रहा है कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, हाइड्रेट, हाइड्रोजन और ड्रेट मतलब ऑक्सीजन, ठीक, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन, इन तीन चीजों से मिलकर बना होता है हमारा क्या, कार्बोहाइड्रेट, ओके। द कार्बोहाइड्रेट इज बिल्ड अप बाय थ्री एलिमेंट्स, फर्स्ट इज कार्बन, सेकेंड इज हाइड्रोजन एंड थर्ड इज ऑक्सीजन। इन तीनों से मिलकर हमारा क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट में हमको कौन कौन सी चीजें मिलती हैं, कार्बोहाइड्रेट में हमको ग्लूकोज मिलता है, ओके, ग्लूकोज मिलता है कार्बोहाइड्रेट्स में। उसके बाद फिर हमें फ्रक्टोज मिलता है, कार्बोहाइड्रेट में फ्रक्टोज मिलता है, और क्या मिलता है, स्टार्च, ओके। दिस थ्री सबस्टेंस इज टेकन फ्रॉम बाय कार्बोहाइड्रेट, ओके। तो
कार्बोहाइड्रेट 3 सब्सटेंस से मिलकर बना हुआ है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और ये जो है ये 3 चीज़ें हमें प्रदान करता है, फैट, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और स्टार्च हमें प्रदान करता है। ठीक है, तो अब हमने ये जाना कि जो ये न्यूट्रिशन है ये कितनी चीज़ों से न्यूट्रिशन किस टर्म से मिलकर बना हुआ है, न्यूट्रिएंट से बना है, और कार्बोहाइड्रेट एक जान लिया। तो अब हम ये जानेंगे कि आखिर न्यूट्रिएंट क्या होते हैं, कि व्हाट इज न्यूट्रिएंट। ओके, अब हम ये जानेंगे कि आखिर न्यूट्रिएंट क्या होते हैं। तो आइए अब ये समझते हैं न्यूट्रिएंट क्या होते हैं। लेकिन न्यूट्रिएंट समझने से पहले हम एक ब्रेक लेंगे, इस सेशन को एंड करेंगे। तो यदि आपको न्यूट्रिएंट जानना है और न्यूट्रिशन को पूरे गहराई तक जानना है, हर एक न्यूट्रिएंट सब्सटेंस को आपको जानना है, तो हमारे साथ फिर जुड़िएगा एक नए सेशन से, एक नए नॉलेज के साथ। तब तक हम आपसे अलविदा लेते जाते हैं। एक बार फिर कहते हैं कि यदि आप हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। आपको कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए या फिर हमारे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर और आईडी नंबर 9621574737 पर अपने कमेंट्स को, अपने प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हैं, साझा कर सकते हैं। सो दिस बायोलॉजी classes is for all my favorite biogenius students who like biology and want to get a success in their life. So फिर मिलेंगे नए सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।